सब लोगों के पास जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आप लोग का पेपर हो गए नहीं है, निकालो सब लोग। अब वापस वहां पर कैसे चलेंगे? कहाँ बैठने को बोला? नहीं पेपर तो अभी मैंने पूछा, पेपर की तो बात ही कहा, वो कहाँ बैठने के लिए जल्दी बोलना नहीं पड़ेगा यहाँ दिखता ही नहीं। अच्छा आपको कहाँ से दिखता है? आप दुनिया से अलग बैठो, कहीं पर बैठो, आपकी इच्छा, बट कोई आजू बाजू नहीं चाहिए आपके, तो कहाँ अच्छे से बैठा बात ही नहीं, आपको चाहिए अलग ही बैठना है। आप डिसाइड कर लो कहाँ बैठोगे, वहां बैठ सकते हो, पीछे बैठ सकते हो, वहां बैठ सकते हो। निकाला सबने? ओके, सब लोग मॉड्यूल बंद कर दो। अभी आप लोग मॉड्यूल के लायक बने नहीं है कोई भी पूरे क्लास में। जब बन जाओगे तो मैं बता दूंगा आप लोग, आप मॉड्यूल चालू कर दो। सबसे पहले तो वो वाला क्वेश्चन जो पूरे क्लास में किसी को नहीं आता है, जो हमारा सबसे पहले चालू हुआ कि जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स होता है, लीनियर इनइक्वालिटी, जो नॉर्मली आप लोगों में से आ नहीं रहा है किसी को भी, तो वो क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ करते कैसे। फिर आज आप लोगों का काम अब क्या है, कोई मॉड्यूल नहीं है अभी। आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड डीपीपी जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ क्लासेस उन्होंने किया ही होगा, फिर वापस हर ग्रुप में डाटा दूंगा मैं, वो डीपीपी आप लोगों को वापस करनी है, ठीक है? लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखो इसका जो 7th क्वेश्चन था वो सबका ही कॉमन क्वेश्चन था, 2 - x² into x - 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 1 into x² - 3x - 4 greater than equal to 0। ये सबको समझने से पहले एक चीज पहले ये समझो कि अगर मेरे पास कभी भी लाइक x1 एक नंबर है और x2 एक नंबर है, और मुझे बोला जाए कि x1 और x2 दोनों का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, या x1 by x2 का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, राइट? तो इसका मतलब कि मेरे पास ऐसे दो नंबर मुझे पता है होना चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। जैसे कब पॉसिबल है? या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। तो बेसिकली बनते दो केसेस, दोनों माइनस या दोनों प्लस। दोनों का डिवीजन होगा तो भी दो केस बनेंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, राइट? तो आपके पास वैसे दो केस बनने के, केस 1 इज बोथ आर नेगेटिव, केस 2 इज बोथ आर पॉजिटिव, राइट? यहाँ पर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, सही है, राइट? तो अगर हमें कोई बोले कि x² - 5x + 6 अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैं इससे दो फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, x - 2n। अब इसको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम केसेस बनाने बैठेंगे, ठीक है? तो इसको ग्राफ से समझते हैं। मैथ को समझने का सबसे इजी तरीका होता है ग्राफ, है ना? अगर मैथ को सही में समझना तो आपको ग्राफ समझना चाहिए। x² - 5x + 6 अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, बट अभी आप लोग 2 टाइप ध्यान में रखो। x का क्वाड्रेटिक होगा तो आपको 2 टाइप के पैराबोला देगा, या तो अपवर्ड पैराबोला देगा या तो, अरे जो भी मैं बातें करूं इसको मैं 2-4 बार ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और एक बार वापस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पैराबोला देगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, राइट? कैसे डिसाइड करोगे अपवर्ड या डाउनवर्ड? x² के कोएफिशिएंट से। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, राइट? इसके दो रियल रूट्स आ रहे हैं, कौन कौन से? 2 and 3। 2 पे अच्छा रूट्स किसको बोलते हैं? जिसपे रियल रूट्स किसको बोलते हैं? जिसपे आप लोगों का इक्वेशन का आंसर इक्वल टू 0 होता है। ये कब 0 होगा? x = 2 पे और x =
D पे, x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू D, राइट। हम क्या करेंगे, इसका मतलब अब ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली, मेरा ग्राफ ऐसा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब आपकी y की वैल्यू वहां पर 0 है, राइट। सेकंड, एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो ग्राफ जो होगा वो सिर्फ टच करके निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिर्फ टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसके दो रूट्स ही है बट दोनों इक्वल रूट्स है। इसका मतलब है कि इसके रूट्स दो ही है बट दोनों इक्वल रूट, अल्फा और बीटा दो रूट्स है बट दोनों इक्वल रूट्स है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द सिंगल पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब इसके रूट्स तो दो होंगे बट दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर पावर 2 है तो दो रूट्स तो मिलनी ही, आप चाहो या ना चाहो उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। x का पावर 10 होगा तो 10 रूट्स देगा ही आपको, बट वो सारे रियल रूट्स होंगे वो जरूरी नहीं है। रूट्स दो टाइप के होते हैं, रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स, राइट। तो इसका मतलब कि इसके भी दो रूट्स है, इसके भी दो रूट्स है, इसके दो रूट्स, इसके दोनों रूट्स रियल है, इसके दोनों रूट्स रियल है बट इक्वल है, इसके दोनों इमेजिनरी रूट्स है। ऐसा कंडीशन का क्या मतलब, 10th में पड़ी हुई चीज की भाई दो रियल रूट्स तब मिलते हैं जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तीनों केस में आपका a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव होगा बिकॉज़ तभी अपवर्ड बनेगा। और इसका नहीं कि इसके एक भी रियल रूट्स नहीं, मतलब d। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a पॉजिटिव मिला और d नेगेटिव मिला, इट मींस कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स नहीं दे रहा है, बट a ग्रेटर देन 0 होने की वजह से वो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला मींस पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब पूरा का पूरा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर, इट मींस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और दोनों क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब आप x की जगह पर जो रखना है रख लो, आपका आंसर जो आता होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आता होगा। अगर ये दोनों कंडीशन कभी भी फुलफिल हुई, इट मींस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपके पास अगर a पॉजिटिव है मींस अपवर्ड पैराबोला है, d लेस देन 0 है, इसका मतलब कि आपके पास एक भी रियल रूट्स नहीं है, तो पूरा ग्राफ कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में y की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। x तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पर y तो कैसा होगा, तो y मतलब वैल्यू, x मतलब इनपुट, y मतलब आउटपुट। तो आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। क्लियर, राइट। अब यही ग्राफ अगर डाउनवर्ड हुआ, डाउनवर्ड कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0 पर यहाँ पर दो रियल रूट्स है, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर वो x एक्सिस को टच करके निकल गया और डाउनवर्ड है तो मतलब क्या हुआ, a लेस देन 0 पर d इक्वल टू 0। अब आपका ऐसा भी एक ग्राफ पॉसिबल है, इसका क्या मतलब हुआ, a लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0, a लेस देन 0 और d लेस देन 0, मतलब एक भी रियल रूट्स नहीं थे। पूरा ग्राफ कहां पर है, एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मींस आपकी y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा नेगेटिव देगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव तब देगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, पॉजिटिव तब देगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर इट मींस कि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखूंगा मेरा आंसर कैसा आता होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो। फिर इस वाले पार्ट में आप एक्स एक्सिस के नीचे आ गए तो आपका y की वैल्यू कैसी होगी, और इसके बीच में x की कोई भी वैल्यू रख लो, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर वापस जब यहाँ पर है तो वापस आप एक्स एक्सिस के ऊपर चले गए तो वापस आपका आंसर कैसा हो जाएगा, इसी को बोलता हूँ बेबीकर मेथड। और बेबीकर मेथड कुछ नहीं होता, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा ऑल्टरनेट साइन आता है, हमेशा
ऑल्टरनेट साइन आता है, उसका रीजन ये, क्योंकि वो रूट्स होने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स एक्सिस को कट कर रहे हो। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर से एक्स एक्सिस के नीचे आ रहे हो, या तो फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो। आप ऊपर हो तो तब तक पॉजिटिव में हो, जैसे ही नीचे आए तो नेगेटिव में आएंगे, और अगर आप नीचे हो तो नेगेटिव में हो और ऊपर जाओगे तो आपकी साइन 100% चेंज होगा ही होगा। जब भी आपको रूट्स मिलेगा, जब भी रूट्स मिलेगा तो साइन को चेंज करेगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आओगे या तो नीचे से ऊपर जाओगे, राइट। कोई अगर मुझे पूछे कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, जिस फंक्शन की फंक्शन का पावर सपोज कुछ भी 10 दे रखा है, और फिर मुझे बोलते हैं कि एक फंक्शन है जिसका डिग्री 10 है, मतलब 10 रूट्स हो सकते हैं उसके, और उसके लिए और ऑब्वियसली आप में या कोई भी एक्सेस टू 10 वाली इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ इतनी कंडीशन है, ये जो फंक्शन है उसमें f(-1) का आंसर 3 है, f(0) का आंसर -1 है, f(1) का आंसर 4 है, f(2) का आंसर -5 है। ये 4 कंडीशन दे रखा है, और मुझे पूछते हैं कि उस f(x) के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, तो मुझे तक इक्वेशन भी नहीं पता है, तो भी मैं बोल सकता हूँ f(x) के 2 ही रियल रूट्स होंगे, बाकी के 8 इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि f(-1) को कैसे वैल्यू दिया उसने, पॉजिटिव, -1 पे उसने पॉजिटिव आंसर दिया, 0 पे कैसे वैल्यू दिया, नेगेटिव। तो अगर वो ऊपर से लेके नीचे आया तो एक्स एक्सिस को कट करके आएगा, तो वहां से कंफर्म है कि -1 और 0 पे कुछ भी उसका एक रूट होगा। फिर 0 पे वो नेगेटिव दे रहा था, फिर 1 पे कैसे वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव देने लगा, तो 1 पे उसने पॉजिटिव आंसर दिया, तो 1 पे उसने 4 दिया, तो वापस एक्स एक्सिस को कट किया, क्योंकि आप नेगेटिव से किस तरफ गए, पॉजिटिव में। पहले क्या था, पॉजिटिव से आप किस तरफ आए, आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जाओगे या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे, एक्स एक्सिस को तो कट करोगे, तो एक रूट इसके बीच में होगा, एक रूट इसके बीच में होगा। फिर आप 1 पे पॉजिटिव थे, फिर 2 पे कहां चले गए, नेगेटिव, और 2 पे नेगेटिव चले गए, 2 पे नेगेटिव चले गए। यहां पर अगर 2 है तो 2, -5, तो कितने रूट्स हो गए, 1, 2, 3 कंफर्म हो गए। ठीक है, बस इतना दिया था मुझे, ये कंडीशन, तब ये बताओ कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। और डिग्री कितना था इसका, 10, डिग्री कितना था, 10, डिग्री 10 का मतलब कि हायर पावर 10 है, हायर पावर 10 है, तो उसके कितने एग्जैक्ट रूट्स होंगे, 10, भाई जितना पावर उतनी रूट्स, रूट्स 2 टाइप के, रियल रूट्स और, तो इतनी कंडीशन जो मेरे बोलता हमें क्या पता चल गया कितने रियल रूट्स हैं, 3, तो बाकी तो 7 बच्चों को कैसे हो गए। और इमेजिनरी रूट्स कभी भी अकेले नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो ये तो बच्चों को बताओ क्यों होते हैं, बिकॉज आप लोग पढ़ते हो ना, सिंपल लैंग्वेज में बताओ जो आपको पता है, आप इससे इक्वेशन निकालते हो, मतलब रूट्स निकालते हो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के, आपको इमेजिनरी रूट्स कब मिलते हैं, जब तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब b² - 4 है नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू अगर -4 आए तो आप क्या बोलोगे, रूट के अंदर -4 आए तो इमेजिनरी रूट से -4 को लिखोगे क्या, 4i² का स्क्वायर रूट, 2i, तो एक बार प्लस के साथ जाएगा और एक बार, तो अकेला तो हो ही नहीं सकता, जब भी जाएगा तो एक बार प्लस के साथ जाएगा और एक बार। इसलिए किसी भी इमेजिनरी रूट्स अकेले नहीं होते, अकेले नहीं होते, ऑड नंबर में नहीं होता, हमेशा जोड़ी में ही जाते हैं, तो जोड़ी में ही जाते हैं तो इवन नंबर में होंगे। तो फिर अगर 3 रियल है तो 7 इमेजिनरी होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसका लिखिए, इसका एक पॉसिबिलिटी भले दी नहीं है, पर इसका और एक कंडीशन ऐसा बनता होगा जब वो अपनी साइन को चेंज करता होगा, कहीं ना कहीं साइन चेंज करता, कभी नेगेटिव में है, कभी ना कभी वो एक बार तो पॉजिटिव में जाएगा ही, ये कंफर्म है। क्यों नहीं हो तो ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स जोड़ी में ही होते हैं। जोड़ी में होने का मतलब क्या हुआ, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि भले मुझे इक्वेशन नहीं पता, पर इसके 4 रियल रूट्स होंगे और 8 इमेजिनरी रूट्स होंगे, और सॉरी 6, और ये जो होता है साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, वो हमेशा ऑल्टरनेट साइन बनाता है, इसी को हम वेरिकल मेथड बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है वेरिकल मेथड।
क्लियर? तो फिर कितना भी बड़ा इक्वेशन आपका वेरिएबल मेथड हमेशा एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ये चीज बनाने बैठे। तो मैंने आपका काम सिंपल कर दिया। मैंने बोला कि भाई आपको वेरिएबल मेथड यूज कर लेने, कोई भी इनइक्वालिटी आए, राइट? बट आपकी इनइक्वालिटी में अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक एक्स स्क्वायर है, एक x1 का स्क्वायर और x2 है, और इसको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा? वैसे तो दो केस बन सकते थे, कौन कौन सा? अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस माइनस, और इसमें जब कौन सा केस हो ही नहीं सकता, माइनस माइनस नहीं हो सकता। क्यों? किसी का स्क्वायर कभी भी, इसका मतलब कि इनइक्वालिटी को इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसमें x1 जो भी हो क्या फर्क पड़ता है? किसी का भी स्क्वायर आपको क्या देगा? तो सिर्फ फर्क किससे पड़ता है? x2 पर। उस x2 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। उस x2 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो इट मीन इनइक्वालिटी को कभी भी ऐसी कोई वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है जिसके होने से, मतलब ऐसी वैल्यू की जो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसी वैल्यू को आपको वेरिएबल मेथड में नहीं लेना होता है, क्योंकि वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब पढ़ाया था तो बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो वापस बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू से फर्क पड़ता है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दो केस बना ही नहीं होगा, एक ही केस बनेगा, वो भी एक केस में भी सिर्फ x2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं, जिसको जो रखने रखो, क्योंकि x1 तो फिर ऑल द बिलोंग्स टू r ही हो जाएगा, जिसको जो रखने रखो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन दिया था आपको 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे मेरी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो उसके दो फैक्टर्स निकल जाएंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? 2 माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर कौन से? √2 माइनस एक्स और √2 प्लस एक्स। ये x माइनस 3 का स्क्वायर जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या बना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, कौन रहा? इसको क्या होना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पूरे में आपकी इनइक्वालिटी को किससे फर्क नहीं पड़ता? इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमेशा पॉजिटिव। तो मेरे पास उस नंबर लाइन पे सिर्फ कौन से 3 नंबर आएंगे, कौन से 3 रूट्स आएंगे? ये कब 0 का वो आएगा, ये कब 0 का वो आएगा, और ये कब 0 का वो आएगा। ये कब 0 होगा? √2 पे। ये कब 0 होगा? ये कब 0 होगा? प्लस 4 पे। ये माइनस √2 पे 0 होगा। फिर असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करना होता है कि तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, प्लस √2, उससे बड़ा, प्लस 4। बस 3 ही वैल्यू आएगी और कोई वैल्यू नहीं आएगी इस नंबर लाइन पे, क्योंकि बाकी किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पर कितने सेक्शन है? 1 2 3 4। इसका मतलब सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि जो ग्राफ बनता होगा ना इसका, वो आप लोगों का यहाँ पर कट करा होगा, फिर वापस नीचे आएगा यहाँ कट करने के लिए, फिर वापस ऊपर जाएगा यहाँ पर कट करने के लिए। यस, पर हमें ये नहीं पता अभी तक कि वो ऊपर से नीचे आएगा तो कट तो करेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, कौन कौन सी? ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से, इसीलिए हम बोलते कोई एक सेक्शन चेक कर लो, कोई एक सेक्शन पता कर लो। इस तरफ की जो वैल्यू है 4 से बड़ी वैल्यू है, 4 से बड़ी वैल्यू है, x की 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी जो आपको ठीक लगे, वो 4 से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज है, उसमें से जो सही लगता है वो एक ले लो। मैंने 5 ले लिया, आपको 5 अच्छा नहीं लगता, आपको 10 लेना था 10 ले लो, जो आपको ठीक लगे वो ले लो, राइट। मैंने 5 लिया, मैं 5 को यहाँ रखा। √2 माइनस 5 कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। √2 प्लस 5 कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव था, इसको तो हम कंसीडर वैसे भी नहीं कर रहे हैं। 5 माइनस 4 कैसी वैल्यू देगा? ये पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव दिया, पर ये तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा हो गया? इस तरीके 4 से आगे कैसी वैल्यू देने वाले? इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो नीचे होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर उसने नेगेटिव दिया, तो यहाँ पर कैसा देगा? पॉजिटिव। यहाँ पर वापस क्या देगा? यहाँ पर वापस क्या देगा? पॉजिटिव। हमें तो अल्टरनेट नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में भाई पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में भाई नेगेटिव होता है।
तो ये आया। फिर आपको चेक करने का यहाँ पर आपको कैसी वैल्यू चाहिए था पूरे फंक्शन की, पॉजिटिव वैल्यू। अब पूरे फंक्शन की अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव मतलब क्या, जीरो से बड़ी वैल्यू। भाई पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, जीरो से। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका वेरिफायर मेथड तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर जीरो हो, क्योंकि और कुछ होगा तो आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर 1 दिया तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव तो होगा, बट बाकी सबके लिए नेगेटिव होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 से 1 में तो पॉजिटिव भी होगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब मेरे को चाहिए था पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर ये जो साइन आया ना उसमें मैं पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो मेरा इसका आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -√2, जहां पर -√2 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि इक्वल टू 0 चलेगा। तो क्लोज ब्रैकेट लिया। इनफाइनाइट को आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं ले सकते क्योंकि आपको मुझे किसी को भी नहीं पता कि वो क्या होता है। ये नेगेटिव है तो मेरे काम का नहीं है। फिर यहाँ पॉजिटिव लिया तो यूनियन मतलब और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहां से कहां तक, √2 से लेके 4 तक। बस 4 ओपन ब्रैकेट में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। क्लियर, राइट। और अभी भी फाइनल आंसर नहीं है, इसमें भी एक चीज और है। क्या एक चीज बाकी रह गई, पर इतना समझ आया कि पूरे क्लास में किसी को भी नहीं आया। फिर आपने ये दोनों वैल्यू नहीं लिया था, दोनों वैल्यू क्यों नहीं लिया था हमने, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला था, ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला था, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला था। ये आपने कंसीडर नहीं किया, x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, बट ये इक्वल टू 0 भी तो हो सकता था। आप ये ग्रेटर स्क्वायर होगा तो x की कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, बट ये इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, तब ये इक्वल टू 0 होगा 3। इस करके आपके सॉल्यूशन में 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। 3 इसके अंदर है 2 to 4 के बीच में 3 आ जाता होगा। अगर नहीं आया होता तो मैं क्या करता, अलग से यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में 3 डालता, तो मैं क्या करता, ऐसे लिखता। अगर सपोज ये √2 से 2 होता तो मैं यहाँ पर एक अलग से डालता, बट 4 के बीच में वो आ चुका है तो मुझे अलग से उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू है तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 पर इक्वल टू 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, करेक्ट। अब ये समझ आ गया, राइट। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 होता तो इस आंसर में क्या फर्क पड़ता, इक्वल टू 0 नहीं होता तो एक ये ओपन ब्रैकेट आता, ये भी ओपन ब्रैकेट आता, और क्या देते, और 3 को हटाना पड़ता। क्यों, बिकॉज 3 रखते तो इक्वल टू 0 आता और इसमें 3 इंक्लूड है जो आपको नहीं चाहिए, तो फिर मैं -3 ही करता, राइट। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, 2x/(x²-9) लेस देन इक्वल टू 1/(x+2)। मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैंने इस वैल्यू को सामने ग्रेटर देन 0 था तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 0 into समथिंग 0 हो जाता, तो सिर्फ इतना ही बचता, तो मैंने वो क्यों नहीं किया। x की वैल्यू नहीं, मुझे x की वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि x+1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव वैल्यू जब सामने मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता है, बट जब कोई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो अनटिल आप क्लियर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इसके आप इसको सामने मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि भाई ये हमेशा किसकी वैल्यू देगा, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो चल जाते, पर आप इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि x की वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यू डालते तो पॉजिटिव होता, बट x की वैल्यू 4 से कम डालता तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तब तक सामने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये x+2 को मैं सामने मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको, अच्छा सामने एक तो 0 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x/(x²-9) -1/(x+2) लेस देन इक्वल टू 0।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या होगा ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये सामने मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस। और इस क्लास में ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिनको अभी भी आज तक ये नहीं समझा था कि माइनस माइनस प्लस हो, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं करते हैं। कौन कैसे मिले में मुझे सरप्राइज है। और ऐसे हैं 2-4 नमूने हैं इस क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स प्लस 2 बचा आपके पास। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 के दो फैक्टर कौन, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस, और यहाँ पर हुआ एक्स प्लस 2। ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ये बचा। नीचे तो फैक्टराइज हो गया था, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सामने 0 भी बन गया है। अब बेबीकर मेथड में ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बचा, उसका क्या करो, क्योंकि उसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, उसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं। उसका जब फैक्टर्स नहीं निकलेंगे तो सबसे पहले आपको हमेशा चेक करना चाहिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। क्या है उसका डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी कितना है 4 और उसका स्क्वायर माइनस 4ac। ए 1 है और सी 4 है, 4 9 जा, तो डी कैसी वैल्यू आई। और ए क्या था इसका 1। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन बनी। और ये वाली कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब आप इसमें एक की जगह पर जो चाहे वो रख लो, ये कैसी वैल्यू देने वाला है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। अगर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, इट मींस इसका होना या ना होने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके नंबर लाइन पर सिर्फ कौन कौन से नंबर आएंगे, -3 -2 और 3। फिर 3 से बड़ी वैल्यू 4 रखा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये ऊपर का तो हमेशा पॉजिटिव था ही, कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो गई। अब ये प्लस है बाजू में, माइनस बाजू में, प्लस बाजू में, माइनस। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, तो माइनस वाला आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस इंफाइनाइट से -3 क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। फिर ये प्लस से काम का नहीं है, फिर यहाँ पर है यूनियन -2 से लेके 3, उसमें दोनों ओपन ब्रैकेट आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। पेपर सबने निकाल लिया। अब जिसको बोलूंगा वो लोग वो वाले क्वेश्चन करें। मैं आप लोगों को पेपर देता हूँ, उस पेपर में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना अभी करोगे, आप मेरे सामने करोगे। अगर ये तीसरी चौथी बार आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी नहीं आता है, आपको इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं आता, आपके 7 मार्क्स आ रहे हैं। और ये आप तीसरी या चौथी बार दे रहे हो, सेम चैप्टर पाते हो, उस तरफ मेरा पूरा हो चुका है। रोते के 6 मार्क के आपको कुछ भी नहीं आता है। अभी सिर्फ आते हैं वापस, सर क्या करना है पूछ के, तो ऐसे जाते हो आप लोग कि आज जाके सब कुछ कर लोगे, करते कुछ भी नहीं हो आप जाके। निश्चय सेम 8 मार्क के उस पेपर में जो आपसे नहीं गलत, जो गलत है अभी मुझे सोल्व करोगे और मुझे अभी करके दो, तो मैं सेम 8.5 मार्क। पहले आप बोल देते मेरे को उसको टाइम नहीं मिलता, आता ही नहीं है, कुछ टाइम लेके करोगे क्या, घर पे जाके कुछ करना ही नहीं है। आपको लगता है कि बुक्स के सामने बैठे रहने से कुछ मुझे गेन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कोई 10th की पढ़ाई थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन 10 बार करोगे तो हो जाएगा, रटा जाएगा। वो करने बैठो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते इनइक्वालिटी में, क्या 100 बार समझाऊंगा मैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैठे हो तुम लोग। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जब आपको पता ही नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। प्लस 9 मार्क। तो बातें करने में बड़ी बड़ी बातें दे दो तुम लोगों को, उससे भी बहुत सारा परफॉर्मेंस है। एक डेढ़ बस अच्छा है, वापस 13.5 पे पहुंच गए हो। कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। सेम ग्रुप कितना भी सिखा लो कोई फायदा नहीं है।
19 मार्क्स मत निकले थोड़ी प्रॉपर बोला हूँ इसमें 8.5 मार्क्स पूरे पेपर अभी मेरे सामने करोगे तो क्वेश्चन सी है आपके सामने दे आपके भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं है 15 मार्क्स उनको 50% नहीं आ रहा होगा देवान तो बातें बड़ी करने को दे दो कुछ नहीं आता कुछ भी नहीं आता है लिटरली नहीं होता तो साइंस को लिया देश में नहीं आ रहा है जीरो नॉलेज जीरो उसके नीचे कुछ आता तो नेगेटिव होता 10.5 मार्क्स के तुम कितनी बार 0 थे आर्ग्यूमेंट करने तो सबसे पहले आ जाते हो 30-16 मार्क्स दिन से दिन कंसिस्टेंसी बढ़नी चाहिए कम हो रही है जानवी इससे अच्छा तुम स्कूल पे फोकस करो या यहाँ पर फोकस करो स्कूल में फोकस करो तो मार्क्स नहीं आ रहा है 14.5 मार्क्स है तुम लोग एक बार बहुत अच्छे से जानवी की तुम्हारे लिए 5 चैप्टर तो 5 चैप्टर करना जरूरी है इसको बहुत अच्छे से मार्क्स करो तुम 2 करो बट वो 2 इतना अच्छे से करो कि भाई मुझे उसमें कुछ भी कुछ ऐसे सब आना चाहिए तो सब चीजें नहीं करनी है ना उससे कुछ फायदा नहीं होता तो आप भले 4 चैप्टर करके दो 3 करके दो पर वो इतना अच्छे से करके दो तो उसमें आपको कुछ भी कुछ आ जाए ठीक है बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी 23 आए अननो 23 है जैसे इसमें जनरली मेन से एडवांस की बातें कर सकते हैं हम लोग और पहले तो हैंड राइटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओ बोर्ड में 75% नहीं करेंगे तो करेंगे क्या जान 21 2 चैप्टर में 1 चैप्टर में अच्छा लगता है 4 चैप्टर आए तो वापस कुछ हो गए तो इससे तो आपको कितने सिलेबस बढ़ा है कैसे करेंगे रवि 9 मार्क्स कोई इंप्रूवमेंट नहीं है कंसेप्ट जीरो है आप ये नहीं समझते कब रिवीजन करना है कब रिवीजन करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है तो उसमें आपका दोनों सेम साइन लगाते हैं और तुम्हारे तो भाई तो डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे ये तो 10 दिन टू भी मान होते हो हर टेस्ट में ठीक था तो टेस्ट से भी नहीं होता है वो प्रॉब्लम वो उस टाइम उस 1 दिन पहले पीई का प्रैक्टिकल था तो नहीं जाने का बट तो पर भाई टेस्ट तो क्या हुआ पर तुम टेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते पता ही चलेगा तो 21 था एक करो तो क्वेश्चन नहीं कर जल्दी से क्लास हमारा खत्म हो चुके तुम लोगों को थोड़ा पेपर खत्म हो जाना चाहिए जहाँ अटक रहे हो तो पूछो थोड़ा पेपर वापस सही फर्स्ट में जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया काफी लोगों ने किया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप लोग आप 4 को फिक्स करो दूसरी तरफ और सामने पहले ग्रेटर देन 0 बनाओ आपका पेपर का है दोनों करना चालू करो सॉल्व करो पूरा पेपर आपको ये करना है देखिए तो सही है तो कैसे आप बोल तो सब कुछ करता आप जैसे घूमते पर तो कहाँ जाते हो से बहुत होते हैं तो ऐसे सब आंसर छोड़ सकते हैं तो करना ही पड़ेगा
वन नहीं होता भाई, सब ले जाते हो तो आप लोग पूछते हैं जब आपको नहीं समझा तो भाई हो क्या कि सर मुझे समझ नहीं है, मुझे वापस समझाओ। सामने जीरो चाहिए, जीरो और वन में अलग अलग नंबर से 4 को डिवाइड में ले जाके भी तो 1 तो बच ही जाएगा। जीरो कैसे लाओगे भाई, 4 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो जीरो होगा ना। क्यों जीरो चाहिए मेरे को बताओ, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ सामने जीरो ही चाहिए, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा पर ऐसा क्यों, वही दो तो ठीक है जीरो से बड़ा हो जाएगा, बस क्यों चाहिए जीरो से बड़ा? क्योंकि इसलिए चाहिए जीरो से बड़ा क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप फ्लोटिंग करते हैं कोई भी नंबर तो नंबर लाइन से हमें ये पता चल सकता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब अगर यहाँ पर सपोज ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 जो है वो पॉजिटिव तो है, बट 0 से 1 को आप नेगेटिव नहीं बोल सकते हो ना, 0 से 1 भी तो पॉजिटिव है। तो जब तक वो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू कैसी होती है, आप ये नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन मतलब कौन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा वाई की वैल्यू कैसी मिलती है, जीरो, इसलिए मुझे सामने जीरो चाहिए। तो आपको 4 को शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 भी नहीं चलेगा मुझे। अब मैं एलसीएम लूंगा, 7x minus 3 minus 32x minus 12 divided by 8x plus 3 greater than 0। 7x minus 32x क्या होगा, minus 25x, राइट। तो ये आप लोगों का minus 32x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के तो minus 32x हुआ, यहाँ पर minus 5 minus 12 तो minus 17 हुआ, डिवाइडेड बाय 8x plus 3 greater than 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, क्या बचेगा 25x plus 17 डिवाइडेड बाय 8x plus 3। अगर ये माइनस अगर उस तरफ जाएगा तो आपकी साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 को क्या होगा, लेस देन 0। 25x plus 17 डिवाइडेड बाय 8x plus 3 लेस देन 0 चाहिए। नंबर लाइन लूंगा, नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर आएंगे आपके हिसाब से, तो क्या आएगा, तो माइनस 17/25। अब ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये जो वैल्यू है माइनस 17/25 और माइनस 8/3, तब इसमें छोटा कौन बड़ा कौन, और ये माइनस 3/6। कैसे पता चलता है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से कि जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे होंगे आप लोग, उस फर्स्ट में आप लोगों के पास दो रूट्स आए होंगे, एक -17/25 और एक -3/8। अब मुझे नंबर लाइन पे बनाना है, अब नंबर लाइन पे बनाना है तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है ना, छोटे से बड़ा जाना पड़ेगा। तो पता कैसे लगेगा छोटा कौन है, क्योंकि है तो दोनों ही पॉइंट में। -17/25 1/2 से बड़ा होता है, -17/25 मतलब 17 पॉजिटिव में, -17/25 -1/2 से छोटा है। ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर नहीं है, मान के चलो आपको पता करना, मेरे पास उतना टाइम थोड़ी कि मैं पूरा सोल्व करने चाहिए, तो क्या करना एग्जैक्टली डिनोमिनेटर सेम कर लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। ये लोग को बहुत पहले सिखाया जाता है कि कभी भी दो नंबर को कंपेयर करना तो क्या करने का, दोनों का डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ले लेने का। तो 20/8 का एलसीएम कितना होगा, 100 200। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें तो ये करना है। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, वो ऐसा नहीं कि ऊपर का नंबर बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी तो सबका अलग अलग है, तो आप दोनों का वो सेम कर लो। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर 200 हो जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो
तो यहाँ मिसिंग हो यहाँ कर लो, तो यहाँ मिसिंग हो यहाँ कर लो। तो यहाँ पर 200 आ गया, अब 200 आ गया, राइट। तो अब ये 75 हुआ है ना, और ये 17 into 8 तो 126 हुआ। तो माइनस 136/200 और माइनस 25/200 में से बड़ा कौन 0 के बाजू में होगा? ये बाजू में होगा, माइनस 25/200 बाजू में होगा, तो माइनस 3 बाद में आएगा, माइनस 17/25 पहले जाएगा। फिर हम लोग कोई भी साइन पता करेंगे, जैसे माइनस 3 से बड़ी वैल्यू 0 हो, तो 0 मैंने रख दिया, तो मुझे पता चला प्लस 17 का प्लस दिया, प्लस हुआ, तो बाजू में माइनस, फिर बाजू में प्लस। आपको क्या चाहिए था? लेस देन 0, तो ये आपका आंसर आएगा। It belongs to माइनस 17/25 से लेके माइनस 3/8। ये ऐसे थोड़ी करते हैं, जैसे करते हैं लॉग थोड़ी लगा के तो बीच में प्लस है, तो आप दोनों के पावर को सेम करोगे, आप cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखोगे, और फिर ये 64 रेज़ टू sin स्क्वायर थीटा है, 64 रेज़ टू cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 64 रेज़ टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में कर देगा, उसको t ले लो, करो आप। आपके पास ये कॉमन वैल्यू है, दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को सेटिस्फाई कौन सा 1/2 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप लोगों का दोनों का कॉमन पार्ट है। अब आपके इक्वेशन में पहले एक दिया इसकी जरूरत आपने सीख लिया है, तो जरूरत थी आपने सिर्फ एक को 0 रखा है, 0 रखते और एक आता 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री आता, और आप लोगों को जाना था तो उस क्वेश्चन में 0 से लेके 2 पर, और 0 से लेके 2 पर आपने n5 प्लस माइनस दोनों लिया। आपको यहाँ पर सिर्फ लेना पड़ता था, सिर्फ sin थीटा की 1/2 ही लेना था, आपको सिर्फ दो ही सॉल्यूशन थे, sin थीटा पॉसिबिलिटी कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर 60 सॉरी 1/2 38 और सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो 150 180 माइनस 30 दोनों के रिलेशनशिप हो जाएगा 180। आपके यहाँ पर आपने सब जीरो रखोगे तो 30 आता है, राइट, 1 रखते तो 150 आता है, फिर आप 2 रखते तो 2π प्लस π/6 हो जाता है, तो आपके रेट के बाहर चला जाता है। ये प्लस था, आपने पता नहीं क्यों प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन वापस वापस करो पूरा क्वेश्चन।
फिर इसका सही अप्रोच ये है, ठीक है, सही आ गया तो हर बार ऐसा मैच नहीं करते और फिर उससे लास्ट में की गलतियाँ होगी। इसका आपको एक्स्ट्रा मिलेगी और तो तीनों आपको मिला तो देखिए नहीं सी वाले पार्ट में मेनली तो क्वेश्चन नहीं बने वो वापस करो। डायरेक्टली फिक्स करना सफल आपका ये आया उसे -25 नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन बनाया तो आपने -3 से बड़ी वैल्यू लिया -3 से बड़ी वैल्यू प्लस आपको यहाँ पर क्या करना है ग्रेटर से आपको आप बड़ी वैल्यू बताओ 0 आपने 0 रखा 0 रखा नेगेटिव आपने क्या किया पॉजिटिव लिखा जो तरह से साइन चेंज हो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस इधर आपको प्लस है अपना ये वो भी तो सही से देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है इसको बोलते मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इधर एक्स को ली तो नंबर के इनका प्रोडक्ट 1 होता है तो किसी की 5 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा तो 1/5 तो √5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा तो 1/√5 प्लस 3i और हम लोग नीचे i नहीं रखते तो क्या करोगे लेस में लगेगा वो जो बनेगा वापस आएगा आप फोर को कौन से फर्स्ट को भी रखा और सेकंड और करो जी मैं फिर पढ़ा किसकी फॉर्मूला लगाओगे C प्लस लगाओ आपके पास क्वेश्चन क्या था तो आपके पास यहाँ पर -1 हुआ ये -4 प्लस यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया या आपने अभी जैसे माइनस आंसर लिया थोड़ी है तो प्लस कर दिया ये 4 बन जाएगा फिर ये प्लस ऐसे वो माइनस में तो माइनस रहेगा और फिर ये अंदर जाएगा तो -8 होगा और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा मुझे इलाज के बच्चों को अगर ये बताना पड़ेगा कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप बोलते हो आपको कॉम्प्लेक्स करना है
मॉड्यूलस जाने की बात की मॉड्यूलस क्या करते हैं आपने तो ये बताओ x प्लस i1 नाम की यू के फंक्शन को अभी कौन सा पॉइंट प्रेजेंट तो क्या पॉइंट क्या हुआ x कॉमा y हुआ पॉइंट हुआ x कॉमा y बढ़ गया हमारे ये नहीं है अभी ये हुआ तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस आई भी है x प्लस आई का प्रॉपर्टीज हुई है x प्लस आई का प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय यूनिट प्लस 1 मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड्यूलस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हो जाता है x प्लस आई का मॉड x प्लस आई का मॉड तो ये का मतलब रूट ऑफ x प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पर x पूरा नहीं इसका स्क्वायर प्लस 0 का तो फिर ये रूट पर बढ़ जाएगा और फिर रूट लगाने के स्क्वायर होगा तो मेरा आंसर है ये आप अभी x प्लस ये तो स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर है आपने एक्सेल पर 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर दिया 3y और फिर 3x बराबर है तो यहाँ पर आपने इसे डिवाइड किया तो इस 3 बाय तो y स्क्वायर और 3y को y कैसे लिखा तो y कॉमन के और मूडी का क्या होगा इसका तो 9 से क्या होगा इसे क्या होगा आप बताओ आप इसको ये आपको पेपर में जनवरी को पता ही नहीं है आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना बिल्कुल जरूरी नहीं जल्दी ये होना है दो ही क्वेश्चन करूंगा दो ही चलेगा दो क्वेश्चन लेके चाहिए 2n में कुछ आ रहा है तो ये बताइए सब कुछ कर रहा हूं यहाँ पर लेकिन बेटा ये ध्यान देंगे तो आपका प्रोग्राम मिक्सर होगा वो और कुछ
ये सपोज है ये आपका फाइव है एक्स आपको पता नहीं है एन फाइव है तो एक की वैल्यू होगी आपके पास 3x/2 एक की वैल्यू होगी 3x/2 इक्वल टू 2 बराबर है ये 5 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड बराबर है तो यहाँ पर एक मल्टीपल आपको 9% में क्या है समझ नहीं आ रहा है आप बताता हूँ क्या और ये टेक एक्सेप्ट करोगे ये टेक खोजने पर मुझे लगता है कि आप 10 पास नहीं कर सकते आप मुझे बताओ AD इक्वल टू 1 है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 ठीक है आपने लिखा है आपने लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू 1 और 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 ये आप इक्वेट कर सकते हो जैसे हमने 0 को क्योंकि इक्वल टू 1 होने से जरूरी नहीं कि इसको 1 होना पड़ेगा एक 1/2 होगा तो भी बना सकते हैं 0 देते हो तो कंपलसरी किसी एक को तो 0 आना ही पड़ेगा तो ये सारी वो एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं है ये बोलना नहीं चाहिए आपको ये वर्ड प्रॉब्लम आता है आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता मुझे लास्ट क्लास में समझाया आपको ये पता चलता है अगर मैं किसी को बोलूंगा कि 100 का 5 है सबसे सही तो 5% of मेरे पास ये कंटेनर 640 लीटर 8%
वाला मिक्स कर सीधी बात 8% में 2% वाला मिक्स करो डाइल्यूट होगा और डाइल्यूट तो होगा बट आपको इतना ही मिक्स करना है कि जिससे आपका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन 4% से लेकर 6% के बीच में हो जाए। तो इनिशियली मेरे पास कितने एसिड था तो 8% ऑफ 640 आप इसको 640 डिवाइड कर हम लोग तो अभी जैसे आपने बोला कि 100 का 5 डिवाइड करना ऐसा नहीं फिर उसमें आपने 2% इसका मिक्स करना तो क्या बोलोगे 2/100 ऑफ x तो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर 640 में आपने फिक्स रेट किया रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हुआ 640 प्लस है उसका कितना चाहिए 4% से ज्यादा चाहिए तो 6% से कम हो जाएगा ये हो गया तो बाकी लेने से सेट कर हो जाएगा तो सोल्व कर लूंगा वैसे इसको सोल्व करके आप लोग को एक नहीं कीजिए 120 तो देखिए अंदर के इक्वेशन ये सेक्शन वाला सारा हो गया सबका लास्ट वाला भी cos थीटा प्लस cos 3 थीटा मुझे बताओ पावर कितना है अगर वो आपके पास को यह कितना सामने चाहिए आपके पास दिया है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल अब देखो 2n फेलो आएगा तो कितना होता है ना 2n का फैक्टोरियल 1 आएगा तो हम लोग चालू करेंगे और कहां से ले जाओगे वो सही है 1 मुझे पता होगा कि मुझे की भूल है जनरल प्रॉब्लम बताना चाहिए यहाँ पर बोर्ड भी है और इवन है 1/2 के बोर्ड अलग किया सारे इवन कॉलम कॉमन अब जब आप 1 से कितने नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और से चालू किया मैं 2 तक मल्टीप्लिकेशन ये 2 नंबर का उसमें आधे और नंबर आते हैं तो ये n नंबर से जो और है तो ये भी n नंबर से जो इवन है डिवाइड बाय n तो सही इसको कुछ नहीं करो और हाँ सब में से 2 कॉमन है सारे इवन नंबर को बाहर है तो n का तो बाहर इसका तो बाहर इसका तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं n है तो 2 इसके हो जाएगा तो ये मान हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे 3 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और 1 अप्लाई के इनका मल्टीप्लाई ये होगा पॉइंट तो ये ओड को अलग करना है जनरेटर इवन को अलग करना है ये जो सम है वो इससे प्रोबेबिलिटी का पावर 1 है इसका पावर चेंज सारी चेंज से R थीटा को से R2 है फिर बीच में माइनस तो ये रखोगे जब आप इससे कर देगा तो इसको माइनस report 1
आप पर तभी कर सकते जब आपको कंफर्म हो कि वो जोड़ नहीं है, तभी ये डिवाइड में जाएगा ना। तो आपके रूट डायल कर दिया, आपके क्लास में बहुत बड़ा डिस्कस हुआ है। तो उसका इधर से एक हमने की नंबर से निकाल 1/√5 फिर एक्सप्लेन करना है। तो फिर n+1 सब माइनस आपको क्या लेना होता है? आपने क्या लिखा? वन प्लस एक्स टू एम और 1 माइनस एक्स टू एन का फिर आपको एक्स और एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, राइट? तो आप 1 प्लस एक्स टू एम का एक्सपांशन लीजिए, दोनों का एक्सपांशन लीजिए एक बार 3-4 टर्म तक लिखो जब तक आपको जरूरत है, तब तक एक्स स्क्वायर। आप पहले तो अपनी हैंड राइटिंग ये सब लिखना है। ठीक है क्या? इसमें आइडेंटिटी किसी की जरूरत है? सारी क्वेश्चन में कुछ वैसे दूंगा। इसे पूछा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ध्यान देना होगा कि नीचे मुझे आई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 और 2 कट गया। तो आपके पास लास्ट में बचा आई का पावर है, बस और कुछ नहीं बचा। और आई स्क्वायर में आपको को 1 कब देगा? पहली बार बाकी तो सही है। तो कितना है आपको? 23 थोड़े वो करो दीवार पूरा ये दी हुई अब ये वैल्यू करने के बाद आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, जब 1 यहाँ पर जाएगा तो आपको एक एक्स मिलेगा। फिर इसका 1 जब यहाँ जाएगा तो एक्स मिलेगा, यहाँ पर प्लस एम आएगा और इसकी वैल्यू हम लोगों ने 3 दिया हुआ। फिर एक्स स्क्वायर कब आएगा? 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, और एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। जब यहाँ पर आपने माइनस लिखा है तो ये माइनस नहीं आएगा, है ना? दो एक जगह लिखो, तो ये यहाँ पर माइनस और ये उन्होंने माइनस कितना दो -1/2 -1/2 -mn = 6। यहाँ से कोई m = n+3 है, m की जगह पर डाल देता हूँ n+3, तो n+3 और n+3 -1 तो n+2 डिवाइड बाय 2, m की जगह पर n+3 इंटू n = 6। छोड़ कर लो एक में चला जाए, ठीक है? माइनस एक्स है अरे तो एक्स सारे टर्म चाहिए
एक बार देखो सब लोग यहाँ पर, जैसे एक ये क्वेश्चन किसी का भी सही नहीं था वैसे, और एक बाइनोमियल का क्वेश्चन चिल्ला के बताया कि इस पैटर्न में क्या करना है, फिर भी किसी का भी सही नहीं था पूरे क्लास में। सबको पूछा भी नहीं था मैंने वो क्वेश्चन, बट इनको भी पूछा था कि 7 + 4√3 का पावर n p + बीटा है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने को बोला है? करना ठीक है, इसकी वैल्यू में इंटीजर वैल्यू भी होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका इतना सेव कर देता हूँ। इसके एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे? n+1 पावर n, तो कितने टर्म होंगे? फिर क्या करना होता है? कंजुगेट लेना होता है, और इसके कंजुगेट का आंसर हर क्वेश्चन में सिर्फ कैसा मिलने वाला है? फ्रैक्शनल। तो उसमें जरूर कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसके एक्सपांशन और इसके एक्सपांशन में क्या करते हैं? अल्टरनेट साइन पे T1 - T2 + T3 ऐसा होगा। फिर हम क्या डिसाइड करते हैं? प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे पता चलता है प्लस करना है कि माइनस करना है? इंटीजर वाला पार्ट रूट वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4√3 का पावर कितना होगा? फर्स्ट टर्म 0, तो उससे चलेगा मुझे। यहाँ पर 4√3 का पावर कितना होगा? वो नहीं चलेगा, तो मतलब T2 हटाना है। तो क्या करोगे? ऐड, दोनों को ऐड किया तो I + f, जो इसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा, प्लस, और यहाँ पर जब ऐड किया तो क्या मिला? 2 T1 T3। अब ये जो भी टर्म बचे वो कौन से टर्म है? इसमें रूट नहीं है, वो तो कट करवा दिया मैंने। तो अब सिर्फ कौन सी वैल्यू बची है? इंटीजर इंटू 2 को T1 इंटीजर। और ये कंफर्म हो गया कि राइट हैंड साइड में से कैसी वैल्यू आ रही है? T1 इंटीजर आ रही है, 1/4 तो फिर बात की बात है। तो फिर इस तरफ भी इंटीजर ही होना चाहिए। f की रेंज क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 1। f' की रेंज क्या होगी? तो f + f' की रेंज क्या होगी? 0 से, और उसको होना कैसा नंबर है? इंटीजर, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड इंटीजर है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इंटीजर, बीच में बोलो तो इक्वल है, तो ये ऑलरेडी इंटीजर था। तो फिर इसके बीच में इंटीजर है कौन? 1। तो कंफर्म हो गया कि f + f' क्या हो गया? 1। अब इस क्वेश्चन में पूछा ये था कि 1 - f into I + f की वैल्यू कितनी है? तो I + f तो यही है, तो I + f की जगह पर तो वो रख दूंगा 7 + 4√3 का पावर n। 1 - f, तो जब मुझे पता चला कि f + f' 1 है, तो 1 - f कौन हो गया? f' कौन है हमारा? 7 - 4√3 इसका मल्टीप्लाई पूछा है, और पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो a - b a + b, तो 49 - 4√3 का स्क्वायर 48 तो 1 क्या हो जाएगा? जो प्रूव करना था। जैसे क्वेश्चन करने का यही मेथड है, जैसे ही करने पर दो पॉसिबिलिटी बनती, कभी ऐड करना पड़ता है, कभी और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर f - f' का रेंज क्या बनता है? -1 से 1, बराबर। फिर अभी भी काफी बच्चों को ट्रिगोन में प्रॉब्लम चल रही है। भाई जो पहले तो सिंपल वाले जो थे, एक तो ये वाला क्वेश्चन सबको ही पता है, 2 tan थीटा - 4 थीटा = -1। कैसे सोल्व करोगे इसको? काफी सबने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, क्यों किया? जरूरत ही नहीं है। आप कोड को क्या लिख लोगे? 1/tan थीटा =
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan थीटा इस तरफ आएगा तो प्लस tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या होगा दो फैक्टर 2 tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा प्लस 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2 और tan थीटा इक्वल टू फिर tan का जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला n पाई प्लस अल्फा, तो tan का माइनस 1 होता है माइनस पाई/4, ये tan ऑफ माइनस पाई/4 हो गया। और tan का 1/2 होता नहीं पता अपने को, तो ठीक है नहीं पता तो सिर्फ हम आंसर कैसे छोड़ के आते हैं tan इनवर्स। जब नहीं पता तो आंसर कैसे छोड़ के आएंगे tan इनवर्स। आप सब यहाँ लिखते हैं, एक आध दो बच्चे यहाँ लिखा है इनवर्स वो फंक्शन है और tan का इनवर्स है, ठीक है। और लास्ट में वो n बिलोंग टू z लिखना चाहिए। मैंने उसके मार्क्स काटे नहीं है, बट वो कटेंगे तो फिर आप उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, उससे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते सर आपने क्यों मार्क्स काटा, क्योंकि n क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन ये है, फिर एक क्वेश्चन मैंने पेज पेपर में ये वाला दिया था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 2 माइनस √3। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। इसमें एक को था मैं साइन कोस में कन्वर्ट करो, पर उससे ज्यादा इजी क्या है, इससे इजी क्या होगा कि भाई sec और tan को लेके हमारे पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, कौन सी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 प्लस 2 माइनस √3 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/, नीचे रूट नहीं रखना चाहिए, रखना होगा तो क्या करना चाहिए रेशनलाइज, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो नीचे 2 माइनस √3 2 प्लस √3 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 आ गया। तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, सामने 2 प्लस 2 4, तो sec थीटा इक्वल टू 2, sec थीटा 2 का sec थीटा 2 मतलब cos थीटा इक्वल टू cos का 1/2 होता है। तो आंसर 2n5 प्लस माइनस 60 हो गया। और एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मैंने कोई बाहर से पूछे, एक एक क्वेश्चन उठा के उसी में से पूछे थे जो आप किए। वापस मुझे आप लोगों की आंसर शीट दे दो, तो जाओगे तो ले जाओ। जो क्वेश्चन नहीं बने वो घर जाके करो पूरा।